हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सीएमए सरफराज। हमने लास्ट क्लास तक यहाँ तक कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स सर्टेन टाइप ऑफ assets whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expire in the near future। इसका मतलब ये है कि जब ये एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जिस साल में हमने इसको एक्सपेंस को इनकर किया, मान लो जैसे हमारा 2020 और 21 है, इसके बीच में हमने कोई एक्सपेंस किया, तो उसका जो एक्सपेंस है वो सिर्फ इसी पीरियड में ना होकर इसका नेक्स्ट पीरियड तक चलता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब जनरली इसका जो एक्सपायरिंग होता है वो नियर फ्यूचर के अराउंड होगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैरीड फॉरवर्ड एंड आर रिटर्न ऑफ इन द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड में आगे ईयर तक होते हैं, यानी कि इसको हम राइट ऑफ करते रहते हैं। फिर sometimes we make some revenue expenditure but it eventually becomes a capital assets। कोई ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने कोई एक्सपेंडिचर किया लेकिन वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है, जनरली ऑफ एन इंटेंजिबल नेचर, जो कि हमारे इंटेंजिबल नेचर का होता है। if one undertakes substantial repair to existing building, the deterioration of premises may be avoided। We may engage our own employees to do that work and pay them at prevailing wage rate, which is at a revenue nature, जो कि हमारा revenue nature है। If the expenditure is treated as revenue expenditure and current year's profit is charged with these expenses, we are making the current year to the observe the entire expenses through the benefit of which will be enjoyed for a number of accounting year। To overcome this difficulty, the entire expenditure is capitalized। ये सारा जो expenditure हुआ हमारा क्या हो जाएगा, capitalized and is added to the assets account। Another example, if a insurance premium policy, a company can pay insurance premium in advance। है कि कोई कंपनी जो है अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इस ईयर में यानी कि पे कर देती है, वो भी एडवांस में 3 साल के लिए, फॉर 3 years। तो उसका जो फॉर 3 years द राइट डज नॉट एक्सपायर इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच इट इज पेड। यानी कि मान लो हमने 2020-21 के बीच में हमने पेमेंट करा है, लेकिन ये जो है वो हमारा 3 साल के लिए, तो वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर वो हमारा इसमें रिकॉर्ड ना होकर वो हमारे पीरियड के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल हमने ना 36,000 पेमेंट करा, तो इसमें से जो 12,000 है वो हमारा 2021 के लिए है, फिर 2022 के लिए हमारा 12,000 हो जाएगा, फिर 2022 एंड 2023 इसके लिए हमारा 12,000, यानी कि ये जो 12,000 है वो तीनों में एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर ये हमारे डेफर्ड में आ जाते हैं। expires within a fair short period of time, यानी कि 3 years। Only a portion of the total premium paid should be treated as a revenue expenditure। Portion means जैसे 12,000, ये 12,000 ये हमारा revenue consider किया जाएगा। Portion pertaining to the current period and the balance should be carried forward as a assets to return of the subsequent year। मीन्स अगर हमने इसमें पेमेंट करा है तो इसमें से जो 12,000 वो तो हमारा 2021 के में एडजस्ट हो गया, लेकिन जो 24,000 जो है वो हमारा असेट साइड में दिखेगा, इस साइड 31 मार्च 2021 के असेट साइड में है, ये हमारा 24,000 दिखेगा, जो कि नेक्स्ट 2 पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर है। अभी बता रखा है, नाउ द प्रीमियम एक्सपेंस are not shown in the balance sheet as per the para 56 of AS 26। It is part of the other expenses which is shown in the profit and loss part 1 of the schedule 3rd, or in case of the companies। Research expenditure is a part of the revenue expenditure। That expenditure
incurs on a scientific research is recognized as an expenses, which it is incurred in a short. Whole amount of the expenditure is treated as expenses for the current year only and will not be proportionately be transferred as a deferred change. Treatment of revenue expenditure as एक्सपेंडिचर. कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, बट उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं. जैसे कि जो रिपेयरिंग है वो नॉर्मली तो हमारा वो रेवेन्यू नेचर का पार्ट होता है, लेकिन ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर उस वक्त बन जाएगा जब अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी, जैसे यहाँ पे लिखा a huge amount incurred on a second hand machinery in order to bring it to working condition can be treated as capital expenditure and should be added to the cost of machinery. Suppose that अगर कोई एक मशीनरी यानी कि 1 लाख की है ओल्ड मशीनरी और उस पर हमने 50,000 का रिपेयर कराने से यानी कि वो हमारी वर्किंग कंडीशन में आ गई, तो एक यानी कि उसकी जो कॉस्ट है मशीन की, अब हमें उसको 1,50,000 रिकॉर्ड करेंगे. यानी कि जो रिपेयर है नॉर्मली तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, बट इस केस में ये हमारा कैपिटल नेचर का काउंट हो, क्योंकि उससे हमारे जो मशीन है उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है और वो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है. इस वजह से सेम केस आपका वेजेस की तरह है. वेजेस नॉर्मली हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, बट वेजेस पेड टू द वर्कर, वर्कर को अगर पेड करें किस केस के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स. अगर कोई फिक्स एसेट्स हम परचेज करके आए, सपोज दैट कोई मशीनरी परचेज करके लेकर आया, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराया, मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 जैसे 5 लाख. अब इसको इंस्टॉल कराने का जो खर्चा आया यानी कि वेजेस जो आया वो हमारा मान लो जैसे 50,000, यानी कि एक तरह से जो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए 5,50,000 आया, तो ये जो पूरी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि वेजेस उस केस में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा. फिर उसके बाद आपका प्राइमरी एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस पेड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड recorded in the balance sheet of asset side. Brokerage, government stamp duty and legal fees. ये जो सारे एक्सपेंडिचर जो हम पे करते हैं ऑन परचेज ऑफ ए प्रॉपर्टी विल बी रिगार्डेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर आता है आपका रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स. जनरली ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर उस वक्त हो जाएगा अगर स्टोर रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स आर कंज्यूम्ड इन द मेकिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि उसका जो यूज है वो फिक्स एसेट्स को बनाने में आ रहा है. द सेम शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंस प्लांटेशंस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये सबको हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते, जैसे स्टेट whether the following are capital revenue deferred expenditure. Carriage 7,500 paid spent on machinery purchase and installation, यानी कि इसको इंस्टॉल कराना, तो ये हमारा कैपिटल का पार्ट बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका मशीन को हमने परचेज करा और उसको लाने का जो खर्चा है वो हमारा मशीन में ही ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे कैरीज ऑफ 75,000 पेड फॉर द मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20,000 स्पेंड ऑन लॉन्चिंग ऑफ ए कंपनी न्यू प्रोडक्ट. नया प्रोडक्ट हमने कंपनी बनाया जिसपे हमें एडवर्टीजमेंट में 20,000 लगा. अब यहाँ पे जो हमारा है एज 26 के अकॉर्डिंग ये हमारा revenue expenditure है. Advertising expenses for launching a new product of the company should be treated as revenue expenditure as per AS 26.
200 paid for servicing company vehicle, including 50 rupees paid for changing the oil. 200 paid for the servicing of a company vehicle and including 50,000. तो paid for the servicing and oil treated as a revenue. ये क्योंकि हमारा ये डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है. Construction of a basement costing 1,95,000 for the factory premises. तो ये हमारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. ऐसे आपका सेक्शन सेकंड है. State whether the following capital or revenue. Paid a bill 10,000 of a Mr. Kumar who was engaged as a erection engineer to set up a new automatic machine costing 20,000 at a new factory site. तो ये आपका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर आपका थर्ड है incurred 26,000 expenditure on a very advertisement campaign undertaking yearly on a regular basis. ये भी आपका रेगुलर बेसिस का है, तो ये आपका रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा. Revenue expenditure. Advertisement during the peak festival season should be treated as in accordance with the long-term plan of providing a well-equipped labor welfare center. Spend 90,000 being the budget allocation for ये आपका कैपिटल, यानी कि ये जो हमारा है लॉन्ग टर्म प्लान है, तो इसलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा. ऐसे करके आपके और सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं. अब हमारा डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस. ये सारा हम एक एक करके पढ़ेंगे. डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम ये बताता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट. It was in 1494 that Luca Paciolo, the Italian mathematician, the first published comprehensive traded on principle of double entry. The use of the principle double entry system made it is possible to record not only cash but also all sort of the mercantile transaction. It had created a profound impact on a auditing too, because it enhancing the duties of auditor to consider extent. Features of double entry. Every transaction has two aspects. One party giving the benefit and other receiving the benefit. एक पार्टी जो है वो बेनिफिट्स को देती है, दूसरी पार्टी उसको रिसीव करती है. Every transaction is divided into two aspects, debit or credit. One account is debited and other accounts is to be credited. Every debit must have its corresponding and equal credit. Advantage क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम के? Since the personal impersonal accounts are maintained under the double entry system, both the effects of the transaction are recorded. It ensures arithmetical accuracy of books, जो भी हमारी arithmetical accuracy होती है, of the books of the account. For every debit there is a corresponding and equal credit. This is ascertained by preparing a trial balance periodically or at the end of the financial year. It prevents minimize fraud. ये हमारे fraud को क्या करता है? Minimize करता है. Moreover, frauds can be detected. और इससे easily जो हमारे जो भी frauds होते हैं वो easily detect कर लिए जाते हैं, मतलब find out कर लिए जाते हैं. Errors can be checked and rectified. Error को यानी कि check किया जाता है क्या क्या गलती है और उसको rectify किया जाता है, मतलब easily उसको हम ठीक कर लेते हैं.
The balances of receivable and payable are determined easily. जो भी हमारे balances होते हैं receivable और payable के, उसको determine कर लेते हैं क्या easily. Since the personal accounts are maintained, और personal account क्या होता है हमारा maintain. The businessman can compare the financial position of current year with that of the past year. जो बिजनेसमैन होता है वो कंपेयर कर सकता है किसको, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ करंट ईयर विद पास्ट ईयर, यानी कि हम इस साल को अब हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है या नहीं हुआ. उसके बाद है द बिजनेसमैन कैन जस्टिफाई द स्टैंडिंग ऑफ हिज बिजनेस इज कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर purchase, sales, stocks, incomes, expenses with that of the current year. यानी कि लास्ट ईयर से वो सीधा कंपेयर कर लेता है. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी कि जो हमारा जो बिजनेस है वहां से कितना हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम हुआ है, कैन बी कैलकुलेटेड प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं. एंडेड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन बाय द प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट जो है उससे हम फाइनेंशियल पोजीशन है ना कंपनी की चेक कर सकते हैं कि वो क्या है. फिर इट बिकम्स इजी फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड द टैक्स, ये कितनी गवर्नमेंट को टैक्स जानी चाहिए वो भी हम डिसाइड कर लें. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड सिकनेस ऑफ द बिजनेस के ना कितनी वो वीक है नहीं, उस चीज का हम पता लगा सकते हैं. यूनिट्स एक्सटेंड हेल्प अकॉर्डिंगली. द अदर स्टेक होल्डर्स लाइक सप्लायर, बैंक एटसेट्रा टेक अ प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ क्रेडिट और लोन. क्रेडिट और लोन के रिगार्डिंग में ये डिसीजन ले सकते हैं. लास्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशंस तो वैसे बहुत ही कम दे रखे हैं. The system does not disclose all the error committed in the books of account, यानी कि जो भी books of account में वो disclose नहीं करता है सही से. The trial balance prepared under this system does not disclose certain types of error. इस टाइप के error को find out नहीं कर पाता. It is costly as it involves maintenance of number of books. इसके तहत हमें बहुत सारे यानी कि बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है, जैसे ये कैश बुक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स का हो गया, ये सारे हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, इसको ये पता है. और जैसे हम क्रेडिटर का हो गया, डेटर का हो गया, इन सबको यानी कि मेंटेन करना होता है. ये इसकी एक लिमिटेशन बताई हुई है. फिर लास्ट है आज आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. An account is defined as a summarized recording of transaction related to a person or things. Example, when business deals with a customer and supplier, each of the customer and supplier will be separate account, यानी कि उन सबका account separate होता है. The account is also related to things both टेंजिबल इंटेंजिबल, यानी कि जो भी अकाउंट्स होता है वो टेंजिबल इंटेंजिबल. जैसे टेंजिबल में हमारे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ब्रांड. इंटेंजिबल में आपका एक ब्रांड आ जाता है. वैल्यू, ट्रेडमार्क भी आपका इंटेंजिबल का पार्ट हो जाता है. Are some of the things when a business transaction happen, one has to identify the accounts that will be affected by it and then apply the rules to decide the accounting treatment. Typically, an account is expressed as a statement in a form, English letter T. It has two sides. T के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट. तो राइट में आपका क्रेडिट साइड, लेफ्ट में आपका डेबिट साइड. The left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. The debit side is denoted as DR and the credit side by CR.
The convention is to write the DR and CR labels on both sides as shown below. Please see the example. ये आपका यानी कि दिखा रखा है कैश अकाउंट है, जो कि आपका ये क्रेडिट साइड है, और ये आपका डेबिट साइड, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। चलो आज के लिए इतना ही, आगे हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट क्लास में।